अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं ग्रामर लैंग्वेज स्टडी या ग्रामर डिस्कस करना शुरू करूं, ऐसे राइटिंग को 7.4 के ऐसे राइटिंग को डिस्कस करना शुरू करूं, वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है दी एसे। ऐसे होता क्या, व्हाट इज एन एसे? एसे जो है फ्रेंच वर्ड एसाइज से निकला है, जिसका मतलब होता है ट्राई करना या अटेम्प्ट करना। ऐसे एक कोशिश है कि जिसके जरिए एक ऐसी कोशिश है कि जिसके जरिए इंफॉर्मेशन है, ओपिनियन है, राय है या फीलिंग्स है, ठीक है, इसको कम्युनिकेट किया जाता है दूसरी जगह पर और ये अमूमन एक आइडिया जो है प्रेजेंट करती है, ठीक है, किसी आर्गुमेंट के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। एजुकेशनल कंटेक्स्ट में आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसी एक्सरसाइज है जो स्टूडेंट को एक मौका प्रोवाइड करती है कि वो एक्सप्लोर करे। ज़रा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट साइज को ताकि ये आसानी से समझ आए। अच्छा जी, टू एक्सप्लोर एंड क्लैरिफाई थॉट्स, ताकि वो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है कि वो जो सोचों को एक्सप्लोर कर सके, तलाश कर सके और उनको वाज़ह कर सके किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। किसी बड़ी दुनिया में ऐसे जो है वो न्यूज़पेपर में भी आता है बतौर ओपिनियन आर्टिकल्स के तौर पर, एडिटोरियल्स के तौर पर, रिव्यूज़ के तौर पर, ठीक है, नज़रसानी के तौर पर, और मज़ीद थारो जो है कमेंट्री न्यूज़ के ऊपर भी मज़ीद बहुत ज़्यादा कमेंट्री जो न्यूज़ पे भी की जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साख्त कैसी होती है, ढांचा क्या होता है ऐसे का? ऐसे जो है वो पैराग्राफ की कलेक्शन है, लेकिन एक से ज़्यादा पैराग्राफ से मिलकर बनना होता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा पैराग्राफ ऐसे ही हो, ठीक है। डेवलपिंग ऐसे में या ग्रो करते हुए ऐसे में या आगे बढ़ते हुए ऐसे में जो राइटर है वो थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करता है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है कि आइडिया होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट किसके बारे में जी, किसके बारे में ऐसे, ये थीसिस स्टेटमेंट होती है, ठीक है। चंद सेंटेंसेस में बता दिया जाता है कि ये ऐसे किस चीज़ के बारे में, उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। जो अमूमन इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है, थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन का हिस्सा होता है, और ये है कि पहला पैराग्राफ ही सारे का सारा थीसिस स्टेटमेंट भी हो सकता है जी। सारे पैराग्राफ में भी वो ऐसे के बारे में ही बयान किया जा सकता है जी, ठीक है। फिर राइटर जो है वो थीसिस को डेवलप करता है और रिलेटेड पैराग्राफ्स में आगे फर्दर उसको बढ़ाता है, फैलाता है, और अमूमन उसको जो है वो एसे की बॉडी कहा जाता है। जब वो इस थीसिस स्टेटमेंट को फर्दर फैलाता है और उसको एक्सटेंड करता है तो फिर उसको एसे की बॉडी कहा जाता है। अक्सर हर पैराग्राफ का अपना एक इंडिविजुअल टॉपिक सेंटेंस होता है, अलग से इंफरादी टॉपिक सेंटेंस होता है, और जो नतीजा होता है, जो दोबारा थीसिस स्टेटमेंट को या समरी को दोबारा जो है बयान करता है, ऐसे की समरी को या ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा बयान करता है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बयान करता है, और ये अमूमन फाइनल पैराग्राफ में पाया जाता है, जो कंक्लूजन होता है, आखिरी पैराग्राफ में जो नतीजा होता है, जो आपने नतीजा निकालना होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मुदर्रज अंदाज में उसको आप ये कह दें कि बयान किया जा सकता है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसमें मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेटर होता है थीसिस स्टेटमेंट, जिसके अंदर टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। आप ये कह देंगे तारफी पैराग्राफ जिसको हम कहते हैं। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आता है, फिर उसके बाद टॉपिक सेंटेंस उसका आता है जी, जिसमें उस पैराग्राफ का क्या टॉपिक है जी, उस हवाले से एक सेंटेंस लिखा जाता है। फिर कोई स्पेसिफिक एक खास किस्म की सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 उसको दी जाती है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ आता है जी, फिर टॉपिक सेंटेंस उसमें आता है, उस पैराग्राफ का एक और टॉपिक होता है, ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है मेन थीसिस स्टेटमेंट के साथ या मेन एसे के साथ रिलेटेड होता है, लेकिन सपोर्टिंग होता है वो पैराग्राफ।
ये सारे पैराग्राफ सपोर्टिंग होते हैं मेन टॉपिक से, ठीक है जी। ये सब टॉपिक्स होते हैं। फिर वही एक सपोर्ट आती है, दूसरी सपोर्ट आती है, तीसरी सपोर्ट आती है। थर्ड बॉडी पैराग्राफ में फिर टॉपिक सेंटेंस आता है, फिर एक सपोर्ट आती है, दूसरी सपोर्ट आती है और तीसरी सपोर्ट आती है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में रिवार्डेड थीसिस आता है जी, ठीक है, या क्लिंचर आता है, ठीक है। कंक्लूडिंग में क्लिंचर आप ये कहते हैं कि एक आइडिया होता है, ठीक है, या रिवॉर्डेड थीसिस होता है जिसमें रिवॉर्डेड थीसिस को दूसरे अल्फाज में बयान किया जाता है, ठीक है। एक बड़े आप ये कहते हैं कि राइटिंग जो बड़ा पीस ऑफ राइटिंग होता है, जैसा कि ऐसे है, जो मेन आइडिया होता है उसको थीसिस कहा जाता है, ठीक है जी। और अदर देन टॉपिक की निस्बत उसको थीसिस कहा जाता है। जो थीसिस होता है अमूमन जो है वो एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस में बयान किया जाता है और इसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसा कि जो टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का होता है वो भी उसका थीसिस स्टेटमेंट होता है या उसका टॉपिक होता है जी, ठीक है। जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको अक्सर जो है वो करीब या एसे के शुरू में लिखा जाता है। और सैंपल एसे में जी जो नीचे आ रहा है, ठीक है, जो थीसिस है वो ओपनिंग पैराग्राफ में बयान किया जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट 22 नंबर पेज पे आ जाते हैं जी। आगे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके जी। थीसिस स्टेटमेंट जैसे ये आ रहा है जी, साइंटिस्ट ऑल एग्री दैट पैकेजेस आर वेरी नेसेसरी। सारे के सारे साइंटिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि जो पैकेजेस हैं वो बड़े जरूरी हैं। दे आल्सो एग्री दैट पैकेजेस आर अ प्रॉब्लम। वो इस बात पर भी एग्री करते हैं कि जो पैकेजेस हैं वो मसाइल भी बनते हैं, मसला भी बनते हैं, बट दे डू नॉट एग्री ऑन व्हाट टू डू अबाउट इट। लेकिन वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते कि इसके बारे में करें क्या। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है पैकेजेस के बारे में, ठीक है, जरूरी है जी, ठीक है। एग्री भी करते हैं कि वो प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि इनके बारे में करें क्या। ये इस टॉपिक में मुत्तफिक नहीं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस सेकंड पैराग्राफ का इटैलिक्स में दिया गया, ठीक है। देयर इज द मेक इट अट्रैक्टिव ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप भी है जो कहता है कि इसको जरा कुछ पुरकशिश बना दिया जाए, ठीक है। दीज डिजाइनर्स कंसंट्रेट on making the package so interesting that the buyer cannot bring himself to part with it। और ये जो डिजाइनर्स होते हैं पैकेज पर इतना ज्यादा आप ये कहते हैं कि तवज्जो देते हैं कि ये इतना इंटरेस्टिंग बन जाए, इतना दिलचस्प बन जाए कि जो बायर है, जो खरीदने वाला है, वो इसे खरीदे बगैर रह ना सके, ठीक है। और इस तरह कीपिंग इट आउट ऑफ द ट्रैश, इस तरह ये जो है वो आप ये समझे कि इसको ट्रैश कैन में फेंकने से बचा लिया जाता है। फिर टॉपिक सेंटेंस आता है पैराग्राफ 3 का, ठीक है। नेक्स्ट 3 आर द नो पैकेज ग्रुप्स। अगले 3 जो है वो इसमें नो पैकेज ग्रुप है, ठीक है। They have ideas like spraying a protein coating derived from corn। उनके पास आइडियाज होते हैं, कुछ प्रोटीन कोटिंग इस पे लगा दिया जाए जो काम से निकाले जाते हैं या फूड्स पर, ताकि उनको विटामिन से बचाया जा सके, विटामिन उनका ज़ाया ना हो, ठीक है, और उनको खराब होने से बचाया जाए, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस नेक्स्ट पैराग्राफ का क्या बनता है, पैराग्राफ 4 का इटैलिक्स में दिया गया, कहता है कि इन द नो पैकेज ग्रुप is a new type of gloss that may be the answer to the 26 billion bottles thrown away every year। अच्छा, नो पैकेज ग्रुप में एक नया किस्म का गिलास होता है जो कि 26 बिलियन बॉटल्स का जवाब बनता है, जिनको हर साल फेंक दिया जाता है। शीशे की बोतल्स होती,
The glass is coated on the inside as well as on the outside by a water resistant film. अब क्या होता है जी, ग्लास को ऐसी कोटिंग की जाती है अंदर से भी और बाहर से भी कि जिससे पानी उसके अंदर या बाहर नहीं जा सकता या उस ग्लास को टच नहीं कर सकता। एक फिल्म उस पर पट्टी लगाई जाती है। देन द बॉटल इज स्मैश्ड, फिर बॉटल को तोड़ा जाता है या मारा जाता है। द ग्लास विल डिसॉल्व इन प्लेन वाटर, तो ग्लास जो है वो प्लेन वाटर में घुल मिल जाएगा। ठीक है जी। टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 5, ये भी इटैलिक्स में। Another N package is the plastic bag, एक N पैकेज भी है जो प्लास्टिक बैग्स हैं। Used to hold laundry, bleach or bluing, जो लॉन्ड्री वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ब्लीच रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ब्लूइंग रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टास्ड इनटू लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में फेंक दिए जाते हैं ये N पैकेजेस। और ये उस वक्त ही साथ ही जो है इसमें आप ये कह दें कि हल हो जाते हैं, इससे पहले कि सफाई सुथराई जो खत्म हो। लेकिन बट द प्राइज विल गो टू द साइंटिस्ट हु कैन come up with a container that is successful as the ice cream cone। लेकिन जो प्राइज है, जो इनाम है, उन साइंटिस्ट को जाएगा जो एक कोई ऐसा कंटेनर ला सकते हैं या लाते हैं, ठीक है, जो बड़ा कामयाब है, जैसा कि आइसक्रीम कौन है। ठीक है, कोई ऐसा कंटेनर लाया जाए, जैसे आइसक्रीम की जो कौन होती है वो भी साथ खा ली जाती है, वो ज़ाया नहीं होती। तो वो साइंटिस्ट जो है, जो इस किस्म का कंटेनर ला सके कि जिसको खाया भी जा सके, ठीक है, जैसे आइसक्रीम की कौन है, ठीक है, ये मैदे की किसी चीज़ की बनी होती है कि जो जिस्म के लिए नुकसानदेह नहीं होती है, और ये भी कंटेनर है, एक ऐसा कंटेनर है जिसको साथ ही खाया भी जा सकता है। तो इस किस्म का कोई कंटेनर साइंटिस्ट लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो जो है वो इनाम के हकदार होंगे। ठीक है, आप ये जी नोटिस दैट इन द पैराग्राफ द डेवलपमेंट इज कैरीड आउट इन अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस। अब फिर आप देखिएगा और कीजिएगा कि पैराग्राफ में जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस है, उनके जरिए पैराग्राफ डेवलप हो रहा है। ठीक है, in the essay the development is carried out in a series of paragraphs। और essay में जो डेवलपमेंट होती है वो एक सीरीज होती है पैराग्राफ्स की, उनके जरिए होती है। ऐसे ऐसे डेवलप होता है, आगे बढ़ता है जी। ठीक है, नोटिस आल्सो दैट हाउ ईच पैराग्राफ हैज इट्स ओन इंडिविजुअल टॉपिक सेंटेंस। और आपने ये भी देखना है कि किस तरह हर एक पैराग्राफ का अपना एक अलग से टॉपिक सेंटेंस होता है। When you write an essay, जब आप एक essay लिखते हैं, keep in mind, ये बात ध्यान में रखिए, the concepts of unity, coherence, order and completeness। तो फिर आपने ये भी ध्यान में रखना है कि essay united हो, उसमें आप ये कह दें कि unity of thought हो, एक ही सोच हो, फिर उसमें coherence हो, ठीक है, हम आहंगी हो, फिर उसमें order हो, तरतीब हो, और फिर उसमें कामलियत हो, completeness हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि अधूरा रह जाए, टॉपिक पूरा ना हो। ईच पैराग्राफ शुड बी रिलेटेड टू दी थीसिस। हर पैराग्राफ का तल्लक थीसिस स्टेटमेंट से होना चाहिए या थीसिस से टॉपिक से होना चाहिए। ठीक है, द थीसिस एंड द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ शुड बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली। थीसिस जो है, जो ऐसे का टॉपिक है, और हर पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है, उनको बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया जाना चाहिए। द पैराग्राफ शुड बी अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। और पैराग्राफ्स को एक आप ये कहते हैं मंतकी अंदाज में उनको अरेंज किया जाना चाहिए। एंड द थीसिस शुड बी डेवलप्ड फुल्ली इनफ सो दैट योर रीडर अंडरस्टैंड्स द आइडिया यू आर एक्सप्रेसिंग। और जो थीसिस है उसको मुकम्मल तौर पर डेवलप करना चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो वाज़ेह तौर पर समझ सकें कि कौन सा आइडिया आप बयान कर रहे हैं। द थीसिस स्टेटमेंट गिव्स द एसे इट्स फोकस। थीसिस स्टेटमेंट एसे को उसका फोकस देते हैं, मरकजियत देते हैं, मरकूज करते हैं एसे को। एंड फॉर द एसे टू स्टे फोकस्ड। और एसे के लिए भी ये जरूरी है कि वो फोकस्ड रहे, वो मरकूज रहे, एक नुक्ते पे मरकूज रहे। ठीक है जी।
द थीसिस मस्ट बी क्लियर एंड मैनेजेबल। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है या थीसिस होता है, टॉपिक होता है, बिल्कुल वाज़ेह हो और मैनेजेबल भी हो, हैंडलेबल भी हो, कंट्रोलेबल भी हो। ऐसा ना हो कि आपके टॉपिक आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए और आपको समझ ही ना आए कि भाई अब इसका करना क्या है, इसको मैं समेटूं कैसे। समेटने के काबिल हो वो टॉपिक, ठीक है। व्हेन यू फॉर्मुलेट थीसिस स्टेटमेंट, जब आप थीसिस स्टेटमेंट को बनाते हैं, you will probably begin at a general level। तो फिर आप अमूमी सतह से शुरू करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर you might decide that your thesis will have, मिसाल के तौर पर आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि आपका थीसिस जो है वो होल्ड ऑन, आपका जो थीसिस है उसको अलग शायद क्रिकेट के साथ है, ठीक है, या क्रिकेट के साथ उसको कुछ करना है। अगला स्टेप क्या, ये तो जनरल सी बात है जी, क्रिकेट के बारे में बात कर दी। क्रिकेट एक पूरा फील्ड है, ठीक है, इसके पे तो पूरे के पूरे मतलब ये समझे कि बुक्स लिखी जा सकती हैं, वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब क्रिकेट को कवर करना एक हिस्से के अंदर कोई इतना आसान नहीं। अगला स्टेप आपका क्या होगा कि उस टॉपिक को जरा और सुकेड़े अपने फोकस तक, ठीक है। शायद एक दिन वनडे का या टेस्ट क्रिकेट मैचेस जो होते हैं उन तक, लेकिन आप हर चीज एक वनडे में कवर नहीं कर सकते। ऐसे में ये वनडे मैच है जी, उसको एक ऐसे में कवर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी उसमें डिटेल्स होती हैं। या टेस्ट मैचेस को एक ऐसे में चंद पेजेस में बंद नहीं कर सकते। या कोई एक ऐसा इफेक्टिव थीसिस स्टेटमेंट बनाए कि इतने वसी टॉपिक पर कोई इफेक्टिव किस्म का थीसिस स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। तो ये आपने सोचना। चुनांचे आपको जारी रखना होगा अपने हिस्से को, अपने जो फोकस को सुकेड़ने की कोशिश करना, कंटिन्यू करना होगा, उसको जारी रखना होगा कि किस तरह अपने फोकस को आपने सुकेड़ना है, जब तक कि आप किसी ऐसी जगह पर या ऐसी चीज तक नहीं पहुंच जाते कि जिसको आप आसानी से हैंडल कर सकें। शायद आखिरकार जो है वो आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, कुछ इस किस्म का होगा। वन डे क्रिकेट मैचेस gave cricket something that was missing from test matches। कि अब आपने एक ऐसा सेंटेंस लिख दिया कि वनडे क्रिकेट मैचेस ने क्रिकेट को कोई ऐसी चीज अता की है कि जो टेस्ट मैचेस में तो खला था, उसमें मिसिंग थी, जैसा कि थ्रिल है। वनडे क्रिकेट मैचेस में थ्रिल बड़ी होती है, जबकि टेस्ट मैचेस में थ्रिल कोई नहीं होती। आप ये कहते हैं कि लेजीनेस पाई जाती है, कोई समझ नहीं आती किधर जाएगा ये। यू विल देन हैव अ मैनेजेबल कंट्रोलिंग आइडिया। फिर अब आपके पास एक ऐसा आइडिया आ जाएगा कि जिसको बड़ी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू डेवलप एंड राइट क्लियरली एंड फुली। और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये कैसे डेवलप कर सकें और वाज़ेह तौर पर लिख सकें और मुकम्मल तौर पर लिख सकें। जो एक्सपीरियंस राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो थीसिस स्टेटमेंट को पैराग्राफ के लेटर वाले पैराग्राफ में, बाद वाले पैराग्राफ में भी डाल सकते हैं, या ऐसे के एंड में भी उसका टॉपिक जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन ये तजर्बाकार किस्म के राइटर ऐसा करते हैं। दे मे इंडीड ओनली इम्प्लाई द थीसिस। और फिर ये भी हो सकता है कि दरअसल वो सिर्फ थीसिस के मानी ही बताएं, टॉपिक के मानी ही बताएं, या टॉपिक कोई एक्सप्लेन करे। लेकिन आपकी अपनी राइटिंग के लिए जो सबसे अहम नुक्ता है याद रखने का, वो ये है कि एक इफेक्टिव एसे का एक वाज़ेह थीसिस स्टेटमेंट होता है, एक वाज़ेह आइडिया होता है, उसका वाज़ेह टॉपिक होता है जो सब चंद सेंटेंस में बयान किया जाता है। जैसा कि एक अच्छा बना हुआ पैराग्राफ होता है, उसका एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ऐसा ही एक थीसिस स्टेटमेंट एक अच्छे ऐसे का होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका काम ये होता है कि आप ऐसे राइटर्स
को डिस्कवर करें, दरियाफ्त करें, या राइटर का थीसिस आप दरियाफ्त करने की कोशिश करें जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं कि राइटर क्या कहना चाहता है इस रीडिंग में, ठीक है। और जब आप लिख रहे होते हैं तो फिर आपका काम ये होता है कि अपना एक स्टेटमेंट बनाएं, थीसिस बनाएं, टॉपिक बनाएं, और इतना वाज़ेह हो जितना मुमकिन हो सके आपके रीडर के लिए, ठीक है। एंड योर बेस्ट स्ट्रेटजी, और तो आपकी सबसे अच्छी जो हिकमत अमली होती है इनिशियली इब्तदान, इज टू स्टेट योर थीसिस, कि सबसे पहले आप अपना थीसिस बयान करें बिगिनिंग में या बिगिनिंग के नियर में, ऐसे क्या बिगिनिंग का बिल्कुल करीब करीब हो तो उसमें ही आप अपना थीसिस स्टेटमेंट बयान कर दें। राइटिंग द थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट को लिखना या टॉपिक के बारे में लिखना। थीसिस स्टेटमेंट किसी भी एस्से का के बड़े बड़े यूनिफाइंग एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक होता है जो ऐसे को यकजा करके रखते हैं, वो पहलू जो ऐसे को यकजा करके रखते हैं, और वो बड़े बड़े पहलू जो ऐसे को यकजा करके रखते हैं, उनमें से एक जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसको बतौर मैटर के काम करना चाहिए। एक आप ये कह दें कि मैटर एक औजार होता है कि जिसके जरिए जो है वो आप ये गारा होता है या सीमेंट होता है उसको इकट्ठा रखा जाता है, ठीक है। बेलचा भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। और उससे जो है जाहिर है बेलचा आपके पास होता है, ठीक है, शावल होता है, तो उसके जरिए सीमेंट को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है ना, ठीक है। गीला सीमेंट हो या रेत हो, सीमेंट हो, बजरी हो, सारा मिक्स एक मटेरियल बना हो तो उसको बेलचे के जरिए इकट्ठा रखा जा सकता है। इसी तरह ये जो थीसिस स्टेटमेंट है इसका रिएक्शन ऐसा ही होता है कि जैसे एक मैटर होता है वो चीजों को इकट्ठा करता है, ठीक है। और मुख्तलिफ जो ब्रिक्स होती हैं, मुख्तलिफ ईंटें जो होती हैं, इनको ऐसे की जो मुख्तलिफ ईंटें होती हैं इनको ये इकट्ठा कर रखता है, जो मेन पॉइंट को समराइज करता है ऐसे के। और इन नटशेल का मतलब बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में, और पॉइंटिंग टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द एसे, और एसे की डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। अक्सर एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में बयान किया जाएगा। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसे को आप ये समझिए कि मापने में या एक ऐसे का नक्शा बनाने में मदद कर सकता है, जैसा कि ये तजवीज़ करता है एक ऐसी तरतीब हो या कोई ऐसी सिमत हो ऐसे के लिए, ऐसे की डेवलपमेंट के लिए। जो थीसिस स्टेटमेंट मिसाल के तौर पर कुछ यूं भी हो सकता है। जॉन होल्ट्स ऐसे, जॉन होल्ट्स का एक ऐसे, उसमें लिखा गया है कि 3 डिसिप्लिन्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 3 रेगुलेशंस, ठीक है। डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स विच चिल्ड्रन लर्न एज पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप। 3 रेगुलेशंस को बहस में लाएं जो बच्चे अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ सीखते हैं, ठीक है जी। द फॉलोइंग सेंटेंस कुड कंटिन्यू, तो मुदज्जज झैल सेंटेंस कुछ इस तरह शुरू हो सकता है। 3 डिसिप्लिन्स इंक्लूड डिसिप्लिन ऑफ नेचर, कुदरत का डिसिप्लिन या रियलिटी का, हकीकत का डिसिप्लिन, हकीकत की रेगुलेशन। डिसिप्लिन ऑफ कल्चर, टॉपिक ऑफ कल्चर भी हो सकता है, टॉपिक ऑफ नेचर भी हो सकता है, हकीकत का टॉपिक भी हो सकता है। सेकंड डिसिप्लिन ऑफ कल्चर, सकाफत का टॉपिक भी हो सकता है, या ये कि सोसाइटी का टॉपिक हो सकता है, समाज का टॉपिक हो सकता है। एंड द डिसिप्लिन ऑफ सुपीरियर फोर्स, या जो सुपीरियर फोर्स है उसका भी टॉपिक हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है। और इस एग्जाम्पल में जो थीसिस स्टेटमेंट है वो इस बात को तजवीज़ करती है कि ये एक वाज़ेह रास्ता है किसी भी ऐसे की डेवलपमेंट के हवाले से। तो रीडर जो है वो राइटर से ये एक्सपेक्ट करेगा कि मंतकी अंदाज में 3 किस्म के
टॉपिक्स को डिस्कस करें, तरजीहन इन 3 पैराग्राफ्स में। एक इफेक्टिव थीसिस को लिखना जी, एक इफेक्टिव टॉपिक को लिखना, उसमें 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जिससे आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है और रीडर का दिल करता है कि मैं इसको पढूं। आप हाउ और व्हाई, कैसे और क्यों जैसे सवालात उसके अंदर जरूर शामिल करें। ठीक है। A good thesis statement often answers how and why questions। एक अच्छा थीसिस स्टेटमेंट जो अच्छा टॉपिक होता है या चंद सेंटेंसेस में जो थीसिस स्टेटमेंट होता है टॉपिक की बयान किया जाता है, उसमें कैसे और क्यों जैसे सवालात का जवाब मौजूद होता है। You may encounter a thesis statement that reads, और आपका सामना एक ऐसे थीसिस स्टेटमेंट से भी हो सकता है जो कुछ इस अंदाज से पढ़ा जा सकता है। अब कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, फिर एक्सरसाइज आएगी, फिर उसको हम बाद में सेटल करेंगे कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये क्या करना है, या आप लोगों ने उसको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पे। अच्छा, नंबर ए पे आएगा, द लाइफस्टाइल ऑफ अ रूरल टीनेजर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ मोस्ट अर्बन टीनेजर्स। एक देहाती टीनेजर का जो लाइफस्टाइल है, तर्ज जिंदगी है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है इंतहाई शहरी किस्म के टीनेजर से। सो व्हाट, तो फिर क्या? Why should a reader continue? एक रीडर को क्यों ये ऐसे पढ़ते हुए ये ऐसे जारी रखना चाहिए, पढ़ना जारी रखना चाहिए? वजह, ठीक है, एक देहाती टीनेजर का लाइफस्टाइल एक शहरी टीनेजर के लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। आपने तो बात ही खत्म कर दी। ठीक है, तो एक रीडर क्यों इस किस्म के स्टेटमेंट को पढ़ेगा या इस किस्म के टॉपिक को क्यों पढ़ेगा? उसमें तो इंटरेस्ट ही आपने डेवलप नहीं की। इन व्हाट वे आर द लाइफस्टाइल्स ऑफ द यंगस्टर्स डिफरेंट? किस अंदाज से यंगस्टर्स के जो लाइफस्टाइल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं? बेटर वर्जन ऑफ दिस स्टेटमेंट माइट बी, और इस स्टेटमेंट का जो बेहतर जो वर्जन है, बेहतर जो अंदाज है, वो कुछ यूं हो सकता है। अब बिकॉज से जब आप शुरू करते हैं, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव फ्रीडम एंजॉयड बाय यंग पीपल इन सिटीज टुडे, द लाइफस्टाइल ऑफ अर्बन टीनेजर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइफस्टाइल ऑफ टीन्स इन द विलेजेस। क्योंकि एक रिलेटिव फ्रीडम जो है, नौजवान लोग जो है वो सिटीज में आजकल बड़ा एंजॉय करते हैं, उनको बड़ी फ्रीडम मिलती है। ठीक है, एक मुतलका फ्रीडम मिलती है यंग लोगों को, शहरों में आजकल मिलती है। इस वजह से जो एक शहरी का टीनेजर का लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल एक देहाती के लाइफस्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अब चूंकि आपने वजह बता दी है कि क्यों मुख्तलिफ होगा जी, ठीक है, फ्रीडम की वजह से। ठीक है, फ्रीडम एक खास बता दी ना आपने, आप जो आपका रीडर है वो इसको बड़ा एंजॉय करेगा पढ़ते हुए। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपका रीडर जो है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा। दिस एट लीस्ट सेज व्हाई द डिफरेंस एग्जिस्ट, और ये कम से कम ये हमें बताता है कि क्यों फर्क जो है वो वजूद रखता है। A young person in the villages has very different expectations about marriage. एक जवान बंदा जो है वो या जवान आदमी देहातों में, उसका बिल्कुल मुख्तलिफ तवक्कात होती है शादी के हवाले से, फैमिली के हवाले से और पर्सनल ज़ाती फ्रीडम, ज़ाती आज़ादी के हवाले से। They do young adults in the cities today, जो कि आजकल जो यंगर्स हैं सिटीज में उनको जो वो मिलती हैं। अब ये वर्जन जो स्टेटमेंट का है ये इस बात पर जोर देता है कि जो रूरल है, देहाती है, ना कि शहरी टीनेजर जो है, but it still does not present an argument to be defended।
लेकिन इसमें भी हमें कोई ऐसा आर्गूमेंट, कोई ऐसी दलील नहीं मिल रही, ये भी कोई एक ऐसा आर्गूमेंट नहीं देता, कोई दलील नहीं देता कि जिसको डिफेंड किया जा सके। तो ये भी एक फीकी सी थीसिस स्टेटमेंट बनती है जी, ठीक है। आप इसको देखते हैं जी डी पार्ट में, अ यंग पर्सन इन द विलेजेस हैज फ्यू ऑप्शंस फॉर मैरिज। गांव में एक जवान बंदे के पास चंद एक ऑप्शन होते हैं शादी के वाले से, फैमिली के वाले से, और साथ ही आप ये कह दें कि या निजी जिंदगी के हवाले से और फ्रीडम के हवाले से बनिस्बत आजकल के जो शहरी हैं उनके मुकाबले में। द एसे कुड गो ऑन टू सपोर्ट व्हाट द ऑप्शंस वर। अब जो है वो एसे जो है वो आगे चल सकता है जी कि ऑप्शंस क्या थे, ठीक है, एंड व्हाई दे वर लिमिटेड, और क्यों लिमिटेड ऑप्शंस क्यों थे। हाउएवर, बहरहाल, द फॉलोइंग even more detailed version of this thesis could map the essay for a reader। तो मुदर्रिस ज़ैल में मजीद तफसीली इसका जो वर्जन है, इसका टुकड़ा है जी, ठीक है, या इसका जो हिस्सा है इस थीसिस का, वो एसे के लिए एक रीडर के लिए एसे को एक नक्शा देता है, ठीक है, या रीडर को एक नक्शा देता है एसे का, ठीक है। मोस्ट यंग पीपल इन द विलेजेस, ज्यादातर जो नौजवान लोग हैं देहातों में, वो आर कंसिडर्ड यंग, जिनको नौजवान समझा जाता है, बट रेस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, लेकिन जिम्मेदार नौजवान समझा जाता है 18 साल की उम्र में, हैव फ्यूअर सोशल चॉइसेस, उनके पास चंद एक समाजी जो है वो चॉइसेस होती है, व्हेन कंपेयर टू अर्बन टीनेजर्स, जब उनका शहरी टीनेजर्स से मुकाबला किया जाता है तो, अनलेस दे फॉलो अ कैरियर, जब तक कि वो किसी पेशे को इख्तियार नहीं करते, रूरल टीनएजर्स हैव टू कंटेंट विद एन अरेंज्ड मैरिज एंड बियरिंग चिल्ड्रन। तो फिर जो देहाती टीनेजर होता है उसको एक अरेंज मैरिज के साथ ही मुतमिन होना पड़ता है, और बच्चे जो है बच्चों के हवाले से मुतमिन होना पड़ता है। वेयरएज यंग पीपल इन बिग टाउन्स एंड सिटीज, जबकि जो बड़े कस्बों में या शहरों में मौजूद जो नौजवान लोग हैं, अब इस किस्म की चीज़ों को अपनी ज़ाती या पर्सनल प्राइवेसी या आज़ादी के खिलाफ समझते हैं या उसकी हक तलफी समझते हैं। अब जो है कहता है कि नोटिस या नोट, ज़रा देखिए, गौर कीजिए कि हाउ दिस स्टेटमेंट टेक्स मोर देन अ सिंगल सेंटेंस टू मेक इट्स पॉइंट, कि किस तरह ये स्टेटमेंट जो है वो एक से ज्यादा सेंटेंस को लेते हुए अपना नुक्ता नजर हमारे सामने लाता है। दोनों थीसिस स्टेटमेंट्स जो ऊपर हैं डी और ई में, ठीक है, ये डी है और ये ई में, ठीक है, आर इम्प्रूवमेंट, ये दोनों ही इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज दे डू नॉट सिंपली स्टेट द ऑब्वियस, क्योंकि वो महज सादा से अंदाज में वाज़ह चीज को बयान नहीं करते, दे गिव अ रीजन व्हाई, बल्कि वो वजह भी बताती है कि क्यों या कैसे हम जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को कबूल कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लेकिन फिर हम अभी इसको खत्म करते हैं, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और पीरियड है शॉर्ट। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।